जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप पीएचडी करना चाहते हो, क्योंकि अभी कल यूजीसी नेट का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। अब की बार जो रिजल्ट जारी हुआ है टोटल 3 कैटेगरी में हुआ है। एक जेआरएफ का रिजल्ट है, दूसरा नेट की कट ऑफ है और तीसरा पीएचडी की कट ऑफ थी। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में अब की बार रिजल्ट आया है और जो कैंडिडेट यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनका एक सबसे बड़ा ड्रीम होता है पीएचडी करना। आप पीएचडी करने के लिए ही कहीं ना कहीं आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो। और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि पीएचडी के लिए पास हो गई, अब क्या करें। देखो, कुछ कैंडिडेट जेआरएफ के लिए पास हो गई तो वो तो तुरंत 100% तरीके से पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि उनको फेलोशिप मिलेगी। कुछ कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो गया, वो सोच रहे कि हम पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, बाद में यदि जेआरएफ हो जाएगा तो हमें फेलोशिप मिलने लग जाएगी, अदरवाइज हमारी पीएचडी चलती रहेगी। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तीसरी कैटेगरी के कैंडिडेट जिनका नेट तो नेट क्वालिफाई हुआ ना उनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, वो केवल और केवल पीएचडी के लिए पास हुए हैं। अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या करें। क्या हमें पीएचडी में एडमिशन के लिए अभी से अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए या फिर हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए कि हम नेट या जेआरएफ पास करके पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई करें? तो देखो, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जो कैंडिडेट केवल और केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए पास हुए हैं, जिनका नेट और जेआरएफ पास नहीं हुआ, उन कैंडिडेटों को भी अब जिस भी यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आता है उस यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और वहां का जो पीएचडी का एडमिशन प्रोसीजर है उसमें शामिल होना चाहिए। और यदि उनका पीएचडी में एडमिशन होता है तो उनको एडमिशन ले लेना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे भी डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि अब तो केवल जेआरएफ और नेट क्वालिफाई कैंडिडेटों का पीएचडी में एडमिशन होगा, जो केवल पीएचडी के लिए पास हुए उनका पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब केवल एनटीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये 3 रिजल्ट का सिस्टम बनाया है। बाकी सिस्टम बिल्कुल एज इट इज पहले वाला है। यदि आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आपकी वाइवा की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो आप विदाउट नेट और विदाउट जेआरएफ क्वालिफाई करके भी बहुत आसानी से पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। और यदि आपके वाइवा या इंटरव्यू की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती है और आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो भी आप फेल हो सकते हैं। तो अब पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए तीनों की तीनों कैटेगरी के कैंडिडेटों के पास बिल्कुल एक समान चांस है। ठीक है, बस ये है, जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेटों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा, नेट क्वालिफाई कैंडिडेटों को उनसे थोड़ा कम वेटेज दिया जाएगा और विदाउट नेट क्वालिफाई कैंडिडेटों को कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। वेटेज की मैं बात कर लूं, देखो, जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेटों को 10 नंबर का बोनस दिया जाएगा, नेट क्वालिफाई कैंडिडेटों को यहाँ पर 5 नंबर का बोनस दिया जाएगा और विदाउट नेट वालों को कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप अपने वाइवा की परफॉर्मेंस को बहुत बेहतरीन करके आप जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेटों को भी पीछे छोड़ सकते हो। अब इसके अलावा कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेटों को तो फेलोशिप मिलेगी, बिल्कुल श्योर है, क्या केवल नेट क्वालिफाई या फिर विदाउट नेट क्वालिफाई कैंडिडेटों को भी पीएचडी के दौरान कोई फेलोशिप मिलेगी या फिर फेलोशिप नहीं मिलेगी? ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी कैंडिडेटों के लिए। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है वो हायर एजुकेशन को 100% तरीके से डेडिकेटेड है। यहाँ पर हम नेट के फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी की तैयारी करवाते हैं, साथ ही साथ हम पीएचडी में हम किस तरीके से आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, हमारी पीएचडी की जर्नी किस तरीके से आसान हो सकती है, इसके बारे में भी हम लगातार वीडियोस बनाते रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा नाम अजय शर्मा है और ज्योग्राफी से मेरा जेआरएफ था, मेरी पीएचडी चल रही है पिछले 2 साल से। और पिछले 2 साल में मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम 100 कैंडिडेटों को पीएचडी के लिए गाइड कर दिया है और उनका जो पीएचडी का एडमिशन प्रोसीजर है उनके लिए मैंने बहुत आसान बना दिया है। और पीएचडी में उनको कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत आती है तो मैं
उनकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने की हमेशा पूरी कोशिश करता रहता हूँ। तो मेरे को खुद का पीएचडी करने का पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ जो 100 प्लस कैंडिडेटों को मैंने बेहतरीन तरीके से गाइड किया है उनका मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, इसलिए आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़े। अब देखो, अब पीएचडी में एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है यह हम समझते हैं। देखो, 1,12,070 कैंडिडेट हैं जिनको अब की बार पीएचडी में एडमिशन के लिए पास किया गया है। ये जो 1,12,070 कैंडिडेट हैं, इनका अब किसी तरीके से किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। इनका विदाउट एंट्रेंस टेस्ट डायरेक्टली इंटरव्यू या वाइवा होगा और उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर इनका एडमिशन होगा। ठीक है। और अब से पहले क्या सीन था कि जिनका जेआरएफ क्वालिफाई था उनको भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। ठीक है। तो अब जो कैंडिडेट ये 1,12,000 में शामिल है उनको कहीं पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, उनको डायरेक्टली वाइवा या इंटरव्यू देना है और उनका एडमिशन हो जाएगा। अब हम फेलोशिप के बारे में बात कर लें। देखो, फेलोशिप का सीन क्या रहने वाला है। जो जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनको यूजीसी के द्वारा 5 साल के लिए फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें शुरू के 2 साल जेआरएफ मिलता है और फिर अगले 3 साल के लिए इनको एसआरएफ मिलता है। लेकिन वो कैंडिडेट जिनका केवल नेट क्वालिफाई है या फिर जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है और उनका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, तो क्या उनको भी कोई फेलोशिप मिलेगी या फिर उनको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं, जो ये यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेटों को फेलोशिप दे रही है, ये फेलोशिप आपको किसी हाल में नहीं मिलने वाली। लेकिन ध्यान रखना, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की फेलोशिप है जिनके बारे में हमें अच्छे तरीके से नहीं पता। जब हमारा पीएचडी प्रोसेस में आता है फिर बाद में पता चलता है कि यार इस तरीके की भी फेलोशिप मिलती थी, यदि मेरे को पहले पता होता तो ये मेरे को मिल चुकी होती। क्योंकि हमें बहुत अच्छी इसके बारे में जानकारी नहीं रहती, क्योंकि अभी तक हम केवल नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे। अब पीएचडी में एडमिशन हो गया, अब यहाँ पर कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की फेलोशिप मिलती है, ना तो हमें कोई गाइड करने वाला है, ना कोई हमें बताने वाला है, ना हमें इसकी जानकारी है, और उसकी वजह से हम इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। देखो, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की फेलोशिप हैं जो पीएचडी के दौरान प्रोवाइड करवाई जाती हैं। कुछ फेलोशिप हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं, ठीक है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पीएचडी स्कॉलर को फंड दिया जाता है, थोड़ा बहुत अमाउंट दिया जाता है, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप नेट क्वालिफाई हो या विदाउट नेट क्वालिफाई हो, हर एक पीएचडी स्कॉलर को वो फेलोशिप मिलती है। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी ऐसी फेलोशिप स्कीम चलाई गई हैं जिनके द्वारा हर एक पीएचडी स्कॉलर को फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाती है। ध्यान रखना, आप केवल मैक्सिमम एक फेलोशिप का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको जेआरएफ मिल रहा है तो केवल आप जेआरएफ की फेलोशिप ले सकते हैं, कोई दूसरी फेलोशिप नहीं ले सकते। और यदि आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट की फेलोशिप मिल रही है, कोई दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलोशिप मिल रही है, तो आप किसी अलग फेलोशिप का लाभ नहीं उठा सकते, आप केवल एक सिंगल फेलोशिप अमाउंट ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पीएचडी स्कॉलर को फेलोशिप प्रोवाइड करवाते हैं। अब हमें इसके बारे में कैसे पता चले कि हमें कौन सी फेलोशिप मिलेगी, कौन सी फेलोशिप के लिए हमें किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन सी फेलोशिप मिलती हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। आप वीडियो को स्किप मत करो, लास्ट तक जरूर देखते हुए चलो, ठीक है। तो एक बात ये ध्यान रख लेना, जरूरी नहीं है कि केवल जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट को ही फेलोशिप मिलेगी। विदाउट नेट और केवल नेट क्वालिफाई कैंडिडेट जो पीएचडी कर रहे हैं उनको भी फेलोशिप मिलती है। अब यदि उनको नहीं मिल रही, समझो उसको उनके पास अभी जानकारी नहीं है, और यदि उनको मिल रही है तो समझो उनके पास वो जानकारी है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक नई शुरुआत की है, और वो नई शुरुआत क्या की है कि हमने पीएचडी के लिए एक कोर्स चलाया है। पीएचडी के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है, और हमारे उस पीएचडी के बैच का नाम है बेसिक टू एडवांस बैच पीएचडी एडमिशन। अब हमने ये बैच क्यों चलाया, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, पिछले 2 साल से मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहा हूँ। पीएचडी से रिलेटेड यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं पीएचडी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड भी वीडियोस बनाता रहता हूँ। पीएचडी का जो प्रोसीजर है उससे रिलेटेड भी, जैसे सिनॉप्सिस कैसे तैयार होती है, रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से तैयार होती है, असाइनमेंट कैसे तैयार किया जाता है, सिनॉप्सिस कैसे तैयार किया जाता है, प्लेगरिज्म से कैसे बचा जाता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू की कैसे तैयारी करवाई जाती है। इस तरीके से मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, रेगुलर बनाता रहता हूं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेगुलर मेरे पास कॉल करते हैं, और वो भी किसके लिए, पीएचडी के प्रोसीजर के लिए।
अब आजकल इतने ज़्यादा कॉल आने लगे कि दिन में 30-30, 40-40 कॉल आ जाते हैं और उन 30-40 कॉलों में से लगभग 15-20 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको केवल जानकारी लेनी है। उनको पीएचडी में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, अभी उन्होंने फिक्स नहीं किया। उन्होंने तो वीडियो देखा, मेरा नंबर देखा, तुरंत कॉल कर दिया कि हम आगे का वीडियो देखने के बजाय डायरेक्टली इनसे बात कर लेते हैं। अब दिन में जब आपके पास 20-30 कॉल आ रहे हैं, जहां पर 10-15 कैंडिडेट जो बिना टारगेट के साथ, बिना डेडिकेशन के साथ आपसे बात कर रहे हैं, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट तक आपसे बात कर रहे हैं, तो इतना टाइम है नहीं कि सभी चीज़ों को प्रॉपर वे में टाइम दिया जाए, सभी के सभी कैंडिडेटों को टाइम दिया जाए। तो आजकल सिचुएशन ये हो गई कि बहुत ज़्यादा कॉल आने लग गए, जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर कॉलों का रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। बहुत सारे कॉलों को मैं अटेंड नहीं कर पाता या फिर मैं इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि समय का अभाव है। और उसकी वजह से जो बिल्कुल डेडिकेटेड कैंडिडेट है, जिसको सच में पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, उस कैंडिडेट को नुकसान हो रहा है। तो उस कैंडिडेट को नुकसान ना हो जो पीएचडी में एडमिशन को लेकर बिल्कुल सीरियस है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक बैच लॉन्च किया है और हमारे इस बैच का टारगेट है, दो हमने टारगेट लिए है। पहला, पीएचडी के एडमिशन को बहुत आसान बनाना। ध्यान रखना, पीएचडी का में एडमिशन लेना बहुत आसान नहीं है, लेकिन पीएचडी में एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। यदि आपको एक सही ढंग से गाइड करने वाला कैंडिडेट मिल जाए तो पीएचडी में एडमिशन लेना बहुत आसान है। वहीं यदि आपको सही ढंग से गाइड करने वाला कैंडिडेट ना मिले तो पीएचडी में एडमिशन लेना बहुत टफ हो जाता है, मेंटली स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब क्या होगा। ठीक है। दूसरा, हमारा इस बैच का टारगेट है कि हमें पीएचडी की जर्नी को आसान बनाना है। ऐसा थोड़ी ना है कि चलो आपने आज पीएचडी में एडमिशन ले लिया बिल्कुल फ्री, नहीं भाई। जिस दिन पीएचडी में एडमिशन लोगे, वहां से जब आप लास्ट में थीसिस सबमिट करोगे, तब तक बहुत सारा आपको काम करना पड़ेगा, बहुत सारे अलग अलग स्टेपों से गुजरना पड़ेगा और आपको कहीं पर कोई भी बेस्ट तरीके से गाइड करने वाला नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारे लोग मिस गाइड करेंगे, आपको डाइवर्ट करेंगे, फिर आप टेंशन में आओगे क्योंकि आपका टाइम पर काम कंप्लीट नहीं होगा, आप डिप्रेशन में जाओगे, आप सोचोगे, काम करोगे, फिर उसको गलत पता चलेगा कि ये गलत हो गया, फिर उसको हटाओगे, फिर दोबारा करोगे। इस तरीके से चलता रहता है। लगभग 3 से 5 साल का प्रोसीजर होता है पीएचडी का। तो हमारे इस बैच के ये दो टारगेट है कि हमें पीएचडी की जर्नी को बहुत आसान बनाता है और पीएचडी में एडमिशन को बहुत आसान बनाना है। अब इस बैच से आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, एक बार मैं ये बता देता हूँ। देखो, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कब नोटिफिकेशन आ रहा है पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है। फिर नोटिफिकेशन आ गया, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब आपको पता होना चाहिए कि उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है। हमें उस एडमिशन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्टली इंटरव्यू करवा लेती हैं, तो हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो इंटरव्यू के दौरान सिनॉप्सिस भी मांग लेती हैं, तो हमें उस सिनॉप्सिस की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी वाले हैं जो पहले रिसर्च टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आप इंटरव्यू में बैठोगे, आपसे डिस्कस करेंगे कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहोगे। मतलब हमें एडमिशन के तुरंत बाद जो हमारा नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन के बाद हमें यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर पता होना चाहिए। उसके बाद में हमें यदि एडमिशन हो गया, जो भी प्रोसीजर था उसके अकॉर्डिंग एडमिशन हो गया, तो फिर उसके बाद में अलग अलग स्टेप चलते रहते हैं। ठीक है। तो इस बैच के माध्यम से आपको हर एक यूनिवर्सिटी के हर एक नोटिफिकेशन से अपडेट किया जाएगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा। यदि नंबर ऑफ सीट में बदलाव आता है तो उसके बारे में बताया जाएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में वाइवा कब होगा, डीआरसी कब होगा, आरडीसी कब होगा, सिनॉप्सिस कब होगा, इन सभी के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा प्यारे साथियों, आपकी वाइवा या इंटरव्यू की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी ताकि आपका वाइवा या इंटरव्यू बहुत अट्रैक्टिव हो सके, ताकि आपका यहाँ पर बिल्कुल इजी वे में क्या हो जाए, एडमिशन हो जाए। और यहाँ पर जो आपके इंटरव्यू वाइवा की जो तैयारी है वो सब्जेक्ट वाइज तरीके से करवाई जाएगी और वो जो कैंडिडेट होंगे वो बिल्कुल पीएचडी स्कॉलर होंगे जो आपकी बेहतरीन तरीके से मदद करेंगे। ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी एडमिशन के दौरान, इंटरव्यू के दौरान सिनॉप्सिस मांग लेती हैं, तो हम यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन वे में बताएंगे कि आप जो इंटरव्यू के दौरान आपको सिनॉप्सिस चाहिए, आप उस सिनॉप्सिस को किस तरीके से तैयार करें। ठीक है। आपका जैसे पीएचडी में एडमिशन हो गया, उसके बाद एक अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता है और जो रियल वाला क्वेश्चन होता है कि हम पीएचडी किस टॉपिक के ऊपर करें। और इस टॉपिक सिलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चलता रहता है।
बहुत सारी बार बहुत सारे मैंने ऐसे भी कैंडिडेट देखे हैं जो 6 महीने तक एक टॉपिक के ऊपर काम करते हैं, फिर उस टॉपिक पर उनको लगता है कि यार इस टॉपिक पर हम बहुत बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर सकते, इस टॉपिक का इन फ्यूचर में बहुत बेनिफिट नहीं है, और फिर 6 महीने बाद वो अपने गाइड से बोलते हैं कि प्लीज सर रिक्वेस्ट है कि हमारा टॉपिक चेंज किया जाए। फिर या तो गाइड मना कर देता है और या फिर गाइड हाँ कर देता है, तो उनकी 6 महीने की मेहनत खराब चली जाती है। तो पीएचडी में एडमिशन का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है वो है टॉपिक को सिलेक्ट करना, और मैं यहाँ पर खुद आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करूंगा कि आप पीएचडी का टॉपिक किस तरीके से सिलेक्ट करें कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर पीएचडी कर रहे हो। ठीक है, आप फेलोशिप कैसे लें, आपको कौन सी फेलोशिप मिलेगी, आप उस फेलोशिप के लिए किस तरीके से अप्लाई करें, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। कोर्स वर्क होगा तो कोर्स वर्क के बाद में आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम में जो मिनिमम 50% का क्राइटेरिया है वो आप कैसे क्वालिफाई करें, कोर्स वर्क के एग्जाम की कैसे तैयारी करें, डीआरसी की तैयारी कैसे करें, आरडीसी की तैयारी कैसे करें, असाइनमेंट कैसे बनाएं, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, जनरल पीपीटी कैसे बनाएं, नॉमिनी पीपीटी कैसे बनाएं। मतलब बहुत सारे फेज होते हैं पीएचडी के दौरान, हर एक फेज में मैं आपकी बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा, बहुत बेस्ट तरीके से मैं आपकी हेल्प करूंगा, और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है वो केवल और केवल आपके लिए है। ठीक है, आज से लेकर जिस दिन आपका थीसिस सबमिट होगा तब तक यदि आपको पीएचडी को लेकर कहीं पर किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। 24/7 मैं आपकी बेस्ट टू बेस्ट तरीके से हेल्प करूंगा। लेकिन यहां पर एक छोटी सी कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि हमने इस बैच का जो चार्ज है वो 1300 रुपए रखा है, लेकिन अब भी फीस में हमने ऑफर करके और इस चार्ज को केवल 800 रुपए कर दिया। मेरी आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप पीएचडी से रिलेटेड किसी भी तरीके से कोई भी डाउट को सोल्व करना चाहते हो, पीएचडी की जर्नी को आसान बनाना चाहते हो, तो आप 800 रुपए का अमाउंट पे करके मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज दें। उसके बाद मैं आपकी बहुत बेस्ट तरीके से पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपकी हेल्प करूंगा। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अभी भी बार बार कॉल करेंगे, और फिर मैं सॉरी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा कि मैं आपका कॉल अटेंड ना कर पाऊं, क्योंकि अब मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई उन कैंडिडेटों के प्रति जिन्होंने मेरे को 800 रुपए का अमाउंट पे किया है पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड हेल्प करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स बाय। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मेरे से चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स बाय।